Good morning, class 8. This is the second part of your video in which we discuss about the commercial use of microorganisms. In our last chapter, we discussed about the categories, various type of microbes are there like bacteria, fungus, algae, viruses and their uses. But today we will discuss about the commercial uses of microorganisms, like how we can use it on a large scale, how they can help us in like to producing medicine, vaccines, how they can increase soil fertility, to clean the environment. आज हम सारा जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए फ्रेंड का तरह काम करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम इसमें देखेंगे कि आपको कमर्शियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे यूज कर सकते हैं। फर्स्टली व्हाट इज द मीन ऑफ कमर्शियल। कमर्शियल की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी चीज़ जो लार्ज स्केल पे आपको यूज करनी है प्रोडक्शन करने के लिए, पूरी पॉपुलेशन के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, उसे हम कमर्शियल कहते हैं। तो आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियली यूज देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड मींस विनेगर। आपको पता है कि माइक्रोब्स की मदद से ही हम लार्ज स्केल पे अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड जो विनेगर है हम सब किससे बनाते हैं? माइक्रोब्स को ग्रो करके बनाते हैं। लेकिन इसके लिए जो अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए जो सबसे मेन यूज होती है वो क्या है? यीस्ट। यीस्ट एक फंगस है जो जिसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी जो शुगर के ऊपर कल्चर होती है और इसी से ही ये क्या करती है? शुगर को कन्वर्ट कर देती है किसमें? अल्कोहल में। तो यीस्ट, ठीक है, जो आपके भटूरे और ये सब बनाने में भी यीस्ट का पाउडर काम आता है। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज ग्रोन नेचुरल शुगर। हम इन्हें सैक्रोज पे, जो सुक्रोज होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, लाइक वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, ग्रेप्स में, गेहूं में, इन सब के ऊपर हम इन्हें ग्रो करते हैं, इन्हें सड़ा के एनारोबिक प्रोसेस। एनारोबिक प्रोसेस मीन्स आप क्या करते हैं कि ग्लूकोज का कोई भी कंपोनेंट रखते हैं, लाइक आपने बार्ले रख दिया, व्हीट रख दिया, राइस रख दिया। आपको पता है बियर और वाइन सब इसी से बनती है। तो हमने फ्रूट्स रख दिया, जैसे बियर बनती है फ्रूट से। इसी तरह हम इन्हें कंटेनर में भरते हैं। अगर आप डिस्टिलरी देखेंगे बड़ी बड़ी तो वहाँ पे बहुत स्मेल हुई रहती है। क्यों? क्योंकि वो एयर की प्रेजेंस नहीं देते और इन चीज़ों को सड़ा के बनाते हैं। घर में आपने देखा होगा दादी नानी सिरका भी ऐसे ही बनाती हैं, उसको बंद कर देती हैं गन्ने के रस को उसके अंदर भर के। तो ये सब क्या है? कमर्शियल यूज है हमारे माइक्रोब्स का। तो शुगर को कंटेनर में भर दिया जाता है पूरा, कोई भी आप फ्रूट्स ले सकते हैं, उसके लिए व्हीट ले सकते हैं, राइस, उसमें फिर आप यीस्ट ऐड करते हैं और एयर की प्रेजेंस नहीं रखते तो सड़के जो आपको चीज़ मिलती है वो क्या मिलता है? अल्कोहल और वाइन मिलता है। तो इसी तरह अल्कोहल की खोज इसी तरह से की गई थी हमारे किसके लिए? फर्मेंटेशन प्रोसेस से। तो इसमें चीज़ों को सड़ाया जाता था। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस जो था सबसे पहले डिस्कवर किया किसने था? लुईस पास्चर ने। उन्होंने फर्मेंटेशन को 1857 में डिस्कवर किया था अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए। तो जो स्मेल है अल्कोहल की वो क्यों आती है? क्योंकि जो शुगर है वो यीस्ट ने किस में कन्वर्ट कर दी? अल्कोहल में कन्वर्ट कर दी। और ये प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन। FER फॉर MENTATION। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से आप क्या करते हैं? अल्कोहल बनाते हैं। तो ये माइक्रोब्स का एक लार्ज, आपको पता है अल्कोहल लार्ज स्केल पे बनाया जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं। तो ये हुआ आपका माइक्रोब्स का कमर्शियल यूज कि कैसे आप उससे अल्कोहल और वाइन बनाएंगे। और ये किसने किया था? लुईस पास्चर ने इन 1857। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज मेडिसिन बनाने में भी हो रहा है। आज इस फील्ड में, फार्मास्यूटिकल फील्ड में माइक्रोब्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या बनाने में? दवाइयां बनाने में। माइक्रोब्स खुद डिजीज कोज करते हैं और उन्हीं की मदद से हम क्या करते हैं? दवाइयां बनाते हैं। तो मेडिसिनल यूज भी अगर आप देखें तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, जब आपको पता है आपको फीवर आता है या कोई भी बीमारी होती है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करता है। तो एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या तो वो माइक्रोब्स को किल ही कर देंगी या उनको बढ़ने से रोक देंगी। तो वो क्या कहलाती है? एंटीबायोटिक्स कहलाती है। इसी तरह कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपकी बुक में, लाइक पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है? एंटीबायोटिक्स हैं। तो एंटीबायोटिक्स की अगर आप डेफिनेशन देखें तो द मेडिसिन दैट कैन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रोब्स डिजीज कॉज करते हैं तो ये एंटीबायोटिक्स उनकी स्पीड को रोक देती हैं, उन्हें मल्टीप्लाई होने से रोक देती हैं, उन्हें किल कर देती हैं। तो इसी तरह से उन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं। अगर हम एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी पेनिसिलिन। ये इन्होंने कैसे किया था मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। अलेक्जेंडर एक बार एक बैक्टीरिया डिजीज, वो कोई डिजीज कॉज कर रहा होगा, उसे वो ग्रो कर रहे थे लैब में फाइंड करने के लिए कि किस तरह से डिजीज कॉज करता है। तो वो बैक्टीरिया उन्होंने ग्रो कर रखा था अपनी पेट्री प्लेट्स पे। हम कल्चर तैयार करते हैं
मीडिया पे हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। तो उन्होंने नेक्स्ट डे जब अपनी लैब में जाके देखा तो उनके बैक्टीरिया के चारों तरफ कुछ ग्रीन कलर की फंगस सी लगी हुई थी उनकी कल्चर प्लेट में। ये सब आपकी बुक में दिया हुआ है बॉक्सेस के अंदर, सारा मैटर आप वहां से देख सकते हैं। तो इसी तरह उन्होंने देखा कि लिटिल ग्रीन कलर के मोल्ड्स उसके चारों तरफ आए हुए थे, और उन्होंने जब देखा तो उनके बैक्टीरिया उसकी वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो उन्हें से पता चला कि मेरे बैक्टीरिया को कोई ऐसा है जो बढ़ने से रोक रहा है। तब उन्होंने उसकी स्टडी करी कि ग्रीन क्या है। तब उन्होंने पता लगाया कि ये तो एक फंगस है। फिर उन्होंने उसकी बेस पे उसे नाम दिया पेनिसिलिन नोटेटम। उस फंगस का नाम था पेनिसिलिन नोटेटम। उस पेनिसिलिन नोटेटम से ही उन्होंने जिस दवाई की खोज करी पेनिसिलिन। तो आपने देखा कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंगस कोई भी जिसका नाम है पेनिसिलिन नोटेटम, वो एक बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रही है, तो मीन्स उसे रोक रही है। तो मैंने क्या बताया, एक माइक्रोब दूसरे माइक्रोब को किल करने में भी मदद करता है। इसी तरह से ये मेडिसिन बनाई जाती है। आपको इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आजकल है भी कोविड वायरस जो चल रहा है, उसका वैक्सीन हम तैयार कर रहे हैं, दवाइयां तैयार कर रहे हैं, वो क्या वो सब उसी से ही तैयार हो रही है। उसमें इतना टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि उन्हें कल्चर किया जाता है, उन्हें इनएक्टिव किया जाता है लंबे समय तक, तब उसकी वैक्सीन रेडी होती है। तो इसी में मैं आपको नेक्स्ट जो बताती हूँ वो वैक्सीन के बारे में बताती हूँ कि वैक्सीन क्या होता है। तो एंटीबायोटिक्स तो क्या हो गई है कि जो आप डिजीज होने के बाद आपको कॉमन कोल्ड हुआ, फीवर हुआ, उसके बाद जो आप दवाइयां लेते हैं वो सब आपको क्या हेल्प करती हैं बीमारी से बचने के लिए, क्योंकि ये एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में माइक्रोब्स को फिर ग्रो नहीं होने देती। इसी तरह अगर हम वैक्सीन की बात करें तो ये वैक्सीन क्या होता है, आपने सुना होगा जब आपके घर में कोई भी न्यू बेबी बोर्न होता है तो उसे 24 आवर्स बाद ही पोलियो क्या होता है बीसीजी का इंजेक्शन लगता है, 6 महीने बाद हेपेटाइटिस का लगता है, फिर से कॉलेरा का, ट्यूबरक्लोसिस का। ये कहते हैं आज हमारे छोटे से बेबी का वैक्सीनेशन होने जा रहा है। तो ये वैक्सीनेशन क्या है, तो वैक्सीनेशन की बात करें तो कुछ माइक्रोब्स को डेड किया जाता है, वीक किया जाता है लैब में और हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जिससे वो होने वाली बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं हमारी बॉडी में हथियार तैयार कर देते हैं, वेपन्स तैयार कर देते हैं। वो वेपन्स कहलाते हैं बायो की लैंग्वेज में, बायोलॉजी की लैंग्वेज में आप उन्हें कहते हैं एंटीबॉडीज। वो हमारी बॉडी में लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं इन्वेडर्स की। जो भी अगर कोई फाइट करने आया तो ये उनसे लड़ेगी, तो वो क्या कहलाएंगी, एंटीबॉडीज। तो इन्हें वीक करके इन्हें डेड कर दिया जाता है, वीक कर दिया जाता है और हमारी बॉडी में इन्हें डाल दिया जाता है, जिससे वहां जाके एंटीबॉडी बना लेती है, फाइटर्स बना लेती है। और जब भी कोई भी एंटीजन बाहर से आएगा तो ये उसे किल करने के लिए, और इनके पास मेमोरी भी होती है, ये भूलती नहीं है कि किस चीज के लिए तुम्हें भेजा गया है, और ये उस एंटीजन को बॉडी में आने पर खत्म कर देती है। इसीलिए आप कहते हो आपका बेबी बिल्कुल ठीक है, अगर आपके घर में कोई बेबी है लेकिन आप उसे पोलियो की ड्रॉप पिलाते हैं, जब भी पोलियो के लिए बोला जाता है कि पोलियो बूथ जाके पिलाएं, लेकिन आपके बेबी को तो पोलियो हुआ ही नहीं है, तो आपसे क्यों पोलियो पिला रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि आप उसकी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडी डाल रहे हैं, जिससे उसे पोलियो वाला एंटीजन या कोई भी वो माइक्रोब नुकसान ना पहुंचा सके। तो आपको वैक्सीन का फंक्शन समझ में आया। वैक्सीन क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं जिन्हें खुद डेड कर दिया जाता है लंबे समय तक लैब में रख के, और उन्हें हमारी बॉडी में डाला जाता है, जिससे जब भी उसका वायरस आए या कोई भी बैक्टीरिया आए वो उसे किल कर सके। इसी तरह से आपने देखिए कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, माता निकलती है, हेपेटाइटिस, इन सब के वैक्सीन आपको पहले ही लगा दिए जाते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन। इसी तरह वैक्सीन की खोज किसने की थी, स्मॉल पॉक्स, चेचक के लिए जो सबसे पहले खोज की थी, चेचक के ही उन्होंने, ये एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैक्सीन बनाया था स्मॉल पॉक्स के अंदर से उसी का सीरम निकाल के, उसे लंबे समय तक कल्चर करके, और इसे उस बच्चे की बॉडी में डाला गया था, जिससे उसे क्या हुआ था, फिर माता उसकी जो चिकन पॉक्स थी वो खत्म हो गई थी। तो जो इसका श्रेय जाता है डिस्कवरी का, वो किसको जाता है, एडवर्ड जेनर को जाता है। तो ये सब वो यूज है जो माइक्रोब हमारी मदद के लिए भी तैयार है, हमारी फ्रेंड बने हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, कि आप माइक्रोब्स आपकी फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं कैसे। सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज पाई जाती हैं, आपने ये लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जो क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है, उसे नाइट्राइट में कन्वर्ट करती हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके किसे प्रोवाइड कराती हैं, सॉइल को प्रोवाइड कराती हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। और वो जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को जमीन में पहुंचा के वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, फिर वापस से वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इसी तरह से साइकिल चलती रहती है। इस चैप्टर का ये आपका लास्ट टॉपिक है, नाइट्रोजन साइकिल। तो कुछ ऐसे राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जो इसमें मदद करते हैं, उन सबको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। नेक्स्ट टॉपिक है इसका क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। आपको पता है
कि आपके जो माइक्रोब्स होते हैं ये आपके एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा क्लीन करते हैं। कैसे? आप क्या करते हैं, घर से आलू के छिलके लें, कितना भी वेस्ट लें, वो कैसा होना चाहिए पर जो ज़मीन में घुल मिल जाए, मतलब कि बायोडिग्रेडेबल, वो डिग्रेड हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो डिग्रेड, आप पन्नी ले जाएं और बोले कि ये तो नहीं खत्म हुई, क्योंकि पन्नी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पॉलीथीन इस तरह से डिग्रेड नहीं होती। प्लांट्स, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, गार्डन का वेस्ट, इस तरह के वेस्ट को अगर आप गड्ढे में पिट खोद के दबा देंगे सारे वेस्ट को, तो थोड़े दिन बाद ये आपको दिखेता ही नहीं है और किस में बदल जाता है, काले काले मैन्योर में बदल जाता है। तो इससे क्या हुआ, वो मैन्योर क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ बढ़ाता है। तो इससे क्या होता है, आपका एनवायरनमेंट क्लीन होता है। जितना भी वेस्ट होता है उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हुआ कैसे, मैन्योर बना कैसे, जमीन के अंदर जो छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो इस ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, सिंपल सब्सटेंस में। और वो सिंपल सब्सटेंस क्या कहलाता है, मैन्योर कहलाता है, खाद कहलाता है, जो फिर प्लांट एनिमल वापस से यूज करके अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इसी तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड और जितना भी हार्मफुल स्मेली सब्सटेंस होता है उसे कन्वर्ट कर देते हैं और आपके एनवायरनमेंट को बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। तो ये हुए हमारे सारे फ्रेंडली माइक्रोब्स, क्योंकि इस चैप्टर में हमें दो ही चीज पढ़नी है, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहले हमने वीडियो में डिस्कस कर लिया, सेकंड वीडियो में हमने इनका फ्रेंड की तरह देख लिया, फ्रेंड एंड फो, ये हमारे दुश्मन भी हैं, दोस्त भी हैं। तो ये पूरा जो हमारा था ये सारा फ्रेंड के ऊपर था कि कैसे वो आज इतने काम आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे कि माइक्रोब हमारे लिए नुकसान कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।